Hello, bachalog. Welcome to this Power Pack Concepts by Supergrads. I'm your mentor and guide Brenda. And आज के इस पावर पैक सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेल, आज के इस पावर पैक सेशन में हम वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो मैक्सिमम बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है. सो एज अ मेंटर सबसे ज़्यादा मुझसे बच्चे क्या आके बोलते हैं, मैम कितना भी वो कैप कर लो नहीं बनता, जो पढ़ के जाओ कुछ और आ जाता है. होता है, रिलेटेबल है. वेल आई गेस देन दैट्स यूनिवर्सल, दैट्स फॉर एवरीबॉडी. सो क्या करें हम, ऐसा क्या करें कि हमारा वो कैब एनहांस हो जाए, हमारा वर्ड बैंक स्ट्रांग हो जाए. हम नॉट जस्ट इन द वो कैब सेक्शन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट बट आरसी में भी बहुत अच्छा करने लगे. वेल इसी के अराउंड आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, सो स्टिक टिल द एंड. नाउ सी, नथिंग लाइक रीडिंग. तो अगर वो कैब इम्प्रूव करना है तो सबसे सबसे अच्छा तरीका तो रीडिंग है. रीडिंग से जितना अच्छा आप अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो उतना इफेक्टिव कोई तरीका नहीं होता. बिकॉज यू गेट टू सी द वर्ड यूज कॉन्टेक्चुअली, एंड आप उसको अगर थोड़ा सा सर्च कर लो, अपनी नोट्स बना लो, तो आई गेस द वर्ड स्टेज. सो आई गेस बचपन में भी किया था लिटरेचर की क्लासेस में, मैम ने सिर्फ वर्ड मीनिंग थोड़ी बोर्ड पे लिख दिए थे. आपने उन वर्ड्स को स्टोरी के फॉर्म में देखा था, तो वो वर्ड्स आपके वर्ड बैंक का हिस्सा बन गए. तो नथिंग हैज चेंज, बस हम बड़े हो गए. तो वोकैब इम्प्रूव करने के लिए लिस्ट को लर्न करने से बहुत बेहतर तरीका होगा कि आप रीडिंग करो, जितनी रीडिंग कर सकते हो. प्लेजर के लिए करो, बस पढ़ने के लिए करो, वोकैब इम्प्रूव करने के लिए करो, बट इंजॉय द प्रोसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज़ को हम मुश्किल की तरह देखेंगे, इट विल नेवर वर्क. नाउ अपार्ट फ्रॉम रीडिंग हम क्या कर सकते हैं? चलो भाई, रीडिंग भी कर ली मैम, मैंने 2 घंटा रोज रीडिंग भी कर ली, प्लेजर रीडिंग भी कर ली, कंपल्सरी रीडिंग भी कर ली. और हम क्या कर सकते हैं वो कैप को इम्प्रूव करने के लिए? वेल, देर आर सम अमेजिंग टेक्निक्स जिन्हें हम यूज कर सकते हैं टू एनहांस योर वो कैप. आज के सेशन में ना हम उसी के अराउंड बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो कैप इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है what we call the root method. तो सबसे पहले, now see, let's understand how this works and what it is all about. तो a lot of words in English language, they come from some common roots. तो root का अपना एक meaning है. तो जो word इस root word पे नए letters affix करने से derive होते हैं ना, इनका अपना independent meaning होगा, लेकिन more or less they are still associated with the meaning of the root. तो वो चीज़ आज हम यहाँ पर सेशन में देखेंगे कि कैसे काम करती है. तो पहला रूट वर्ड तो आपके सामने है पेक्यूनी. पेक्यूनी का मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. तो वंस आई हर्ड दिस ऑन यूट्यूब, किसी ने किसी से पूछा, भाई टेल मी अ 5 लेटर वर्ड जिसको सुन के तुम मुस्कुरा दोगे. तो ही कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग. तो दिस फेलो सेड, 5 लेटर वर्ड, मनी. एंड द पर्सन एक्चुअली स्माइल्ड. तो पहला रूट वर्ड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, दिस इज अराउंड मनी. तो पेक्यूनी रूट वर्ड का मतलब होता है मनी. अब देखो, पहला वर्ड है पेक्यूनियस. पेक्यूनियस एक एडजेक्टिव है. देखो, इसमें पेक्यूनी वर्ड दिख रहा है आपको. पेक्यूनी का मतलब मनी था. अगर रूट वर्ड से कोई नया वर्ड बनता है तो असेंशली उसका मीनिंग उस रूट के आसपास ही रहेगा. पेक्यूनियस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं है, बहुत कॉमनली यूज नहीं होता, बट इट मीन्स समबडी हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, समबडी हु इज वेल्दी. अच्छा, अगर पेक्यूनियस वेल्दी है तो टेक अ गेस, इम्पेक्यूनियस क्या हो सकता है? इम्पेक्यूनियस उसका उल्टा होता है, somebody who doesn't have money. Now, we are essentially talking about people who do not have a lot of money. तो impecunious कोई भी वो इंसान है जिसके पास पैसा कम है, जो वेल्दी नहीं है, जो पुअर है. इसके कुछ अच्छे synonyms हो सकते हैं: penurious, indigent या penniless. Now, see, look at this word. Pecuniary. Do you see the root word pecuny in it? Word अपने आप में अलग है, लेकिन उसका meaning मनी के आसपास ही है. Pecuniary literally relates to money, concerns money. So somebody could be in pecuniary difficulties. The next word that I have for you is peculate. It's a verb. Now peculate करने का क्या मतलब होता है? Peculate में भी pecuny word है. Peculation है, मतलब peculate करना होता है किसी और के फंड्स को गलत तरह से इस्तेमाल करना. So if you're peculating money, आप उसे, किसी और के पैसे को गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसे एम्बेजल कर रहे हो. लुक एट दिस वर्ड, पेक्युलेशन.
Peculation is the noun form of the word peculate. तो वही है misappropriation of the money of someone else's money. So somebody trusted you with his or her money, but you kind of misappropriate these funds. तो वो हो जाएगा peculation. अच्छा, आप देखो चार वर्ड हैं अपने सामने. नो, 5 words actually. So सब में पेक्यूनी वर्ड यूज हुआ है. पेक्यूनी का मतलब मनी था. कहीं पर वो इम्पेक्यूनियस बना, कहीं पर पेक्यूनियस बना, कहीं पेक्यूलेट बना, कहीं पेक्यूनरी बना. हर वर्ड का अपना अलग मतलब है. हर वर्ड का अपना पार्ट ऑफ स्पीच है. लेकिन घूम फिर के मतलब क्या निकला सबका? अराउंड मनी. तो रूट मेथड इज एन अमेजिंग मेथड जिसमें अगर आपको रूट का मतलब पता हो तो I mean, taking an intelligent guess around the words that we have in front of you will be easy. अच्छा, this is not the only method. सिर्फ root method नहीं होता. This is just one of the methods that will help you enhance. अब देखो एक root से आप कितने सारे words को समझ सकते हो. है ना कमाल का method. अच्छा, अब एक method और देखते हैं हम. दूसरा मेथड है अपने पास क्लस्टर मेथड. अब क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप. अब ग्रुप में किस हिसाब से बनाऊं? भाई ग्रुप तो सिनोनिम्स का भी बन सकता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का भी बन सकता है. इजी होता है कि हम सिनोनिम्स का ग्रुप बनाएं. सो लेट्स से यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड जिसमें आपको लगता है अरे मुझे तो इसका मतलब नहीं पता. तो हाउ अबाउट सिर्फ उसका मतलब हम समझे. उससे बेटर हम उसके सिनोनिम्स भी लिख लें और उन्हें भी समझ लें कि वो कैसे यूज होते हैं. I have picked up a very simple word, but I'll share some amazing synonyms for this word. देखो, जैसे agree का मतलब assent, I mean उसका accede या acquiesce भी होता है. इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए अग्री करना. इंटेंसिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मोर और लेस ऑल दीज वर्ड्स मीन टू अग्री. अब देखो जैसे असेंट होता है ऑफिशियल अग्रीमेंट टू समथिंग, तो शी नॉडेड हर असेंट. अच्छा, असीड का मतलब होता है अगेन टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट और डिमांड. भाई कितना फर्क है अग्री और असीड, कितना फर्क है? बिल्कुल सेम है. थोड़ा सा फर्क कैसे आता है? We use to with the word accede. So he acceded to her request. That's the only difference that we have. अच्छा, acquiesce भी अपने आप में बहुत अच्छा वर्ड है. जैसे acquiesce का मतलब होता है अग्री तो हमने करा, बट हमारा मन नहीं था या हमें लगता है करना नहीं चाहिए था, बट अग्री कर दिया हमने, मना नहीं करा हमने. जैसे होता है ना, मम्मी कभी कभी मम्मी प्लीज जाने दो, मम्मी कहती है अच्छा जाओ. Now she is not really willing, she is reluctant, she doesn't want you to go, but she agrees. तो जब हम reluctantly agree कर देते हैं ना, we acquiesce to such requests. अच्छा, let's take a look at the usage. So he has gradually acquiesced to the demands of the opposition, acquiesced to the demands of the opposition. Let's take a look at another sentence. Steve seemed to acquiesce in the decision. So we know one thing for sure, that acquiesce can take two, I mean, to may follow, or even in may follow the word acquiesce, which is essentially a verb, which essentially means to agree, though reluctantly. So when her mother suggested that she stay, she just acquiesced. So acquiesced can be used with to, it can be used with in, or you can just use the word acquiesced in the sentence. But then meaning stays the same. Now there are two similar words which mean agree. The first word is concur, the other word is consent. दोनों का मतलब होता है अग्री करना. देखो, so concur means to agree or to have same opinion, and consent means to permit, to approve, to agree, to comply, or to yield. Let's take a look at some example sentences here. So we strongly concur with this recommendation. We strongly agree with this recommendation. Or probably he consented to the proposal. Or do I have your consent? Oh, yes, you have my consent for this. So अभी तक हमने दो मेथड्स देखे. एक हमने देखा कि हम रूट मेथड से अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं, और दूसरा हमने देखा कि हम क्लस्टर मेथड से अपनी वोकैबुलरी एनहांस कर सकते हैं. नाउ सी, क्लस्टर बनाने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज, whenever you establish that there is certain word that you do not know the meaning of, just write the word, uh, write the synonyms. You can take the help of Google or dictionary for that matter, and create a cluster around it. जितना ज़्यादा आप सेंटेंस को, वर्ड को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो सेंटेंस में कैसे यूज होता है, प्रैक्टिस करोगे ना, वोकैबुलरी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी. सेंटेंस में यूसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारी चीजें उससे क्लियर होती हैं. नाउ
Let's take a look at some more words. Now, see, we are not just looking at the words, we are looking at the techniques that will help you understand the word. So, let's say एक नया word आया मेरे सामने language. दो इमेजेस हैं, देखो और बताओ। लैंग्वेज अगर इन दोनों चीजों से रिलेट करता है, ये एक मुरझाया हुआ फूल है और एक बहुत बूढ़ा कमजोर आदमी है, एंड आई से दैट दे आर लैंग्वेज। तो व्हाट डू यू थिंक लैंग्वेज मीन्स? नाउ बिफोर वी गो ahead एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, लेट्स अंडरस्टैंड हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। देखो, वर्ड को किसी चीज से एसोसिएट करने से भी आप उसे रिटेन कर सकते हो। तो अगर आप सोचो, जैसे पढ़ना तो पड़ेगा मीनिंग, ऐसा नहीं है, मीनिंग पढ़ा लेकिन हमने उसे किसी भी चीज से एसोसिएट कर लिया, जैसे कि हम निमोनिक कहते हैं। तो जब आपने जब भी सोचा लैंग्वेज, आपने एक बूढ़ा सा आदमी अपने दिमाग में, लैंग्वेज अ वेरी ओल्ड एंड अ वीक मैन, द विदर्ड फ्लावर्स, मुरझाए हुए फूल आपने अपने दिमाग में सोच लिए। तो दैट मीन्स आपने लैंग्वेज का मतलब पढ़ लिया, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब होता है टू लूज स्ट्रेंथ और एनर्जी और नॉट टू मेक एनी प्रोग्रेस। तो भाई अगर आदमी लैंग्वेज कर रहा है या फूल लैंग्वेज कर रहा है, तो वो या तो अपनी वाइटैलिटी लूज कर रहा है या फिर वो मुरझा रहा है। बट अगर कोई इकोनॉमी लैंग्वेज कर रही है, तो दैट मीन्स इट्स नॉट रियली मेकिंग अ प्रोग्रेस, probably it's going down. Okay, so economy can language, people can language, flowers can language. कोई भी चीज अगर अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रही है या प्रोग्रेस नहीं बना रही कर पा रही है, तो इट इज लैंग्वेजिंग. So some very good synonyms are wither, weaken, decline, deteriorate और wilt. Wither और wilt जनरली फ्लावर्स के साथ यूज होते हैं। तो दीज फ्लावर्स आर ईदर विल्टेड और विदर्ड, विदर्ड में गिर टूट के गिर जाते हैं, देखो लाइक दिस, टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दिस मीन्स। सम मोर वर्ड्स, देखो अगेन, द वर्ड इज डिम्यूर एंड डिम्यूर, देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। अच्छा, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स भी इन एंट्रेंस टेस्ट में काफी कॉमनली आते हैं। पढ़ने में होते तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से, इसीलिए इनको कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहा जाता है। बट लाइक आई सेड, इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं। तो अगेन, एसोसिएट करो, सेंटेंस में यूज करो, मतलब समझो, अपने आप क्लैरिटी आती चली जाएगी। जैसे डिम्यूर एक एडजेक्टिव है, जैसे बहुत शाय, बहुत पोलाइट, अगर कोई है, इट्स एन एडजेक्टिव एसेंशियली, तो उसे आप डिम्यूर बोल सकते हो। सो यू नो, a demure, the girl is really demure, my friend, one of my friends is demure, so she is quiet and she is demure, चुपचाप शांत रहने वाली लड़की, अ डिम्यूर गर्ल। बट डिम्यूर मीन्स टू रेज ऑब्जेक्शन। सो आई ऑब्जेक्ट, जैसे एक बहुत फेमस मूवी में शाहरुख खान साहब का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था, माय लॉर्ड आई ऑब्जेक्ट। तो अगर वो वहां पे ऑब्जेक्ट की जगह बोलते आई डिम्यूर, तो मतलब वही होता आई ऑब्जेक्ट। तो डिमूर का मतलब है टू रेज ऑब्जेक्शन और टू शो रिलक्टेंस। आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डिमूर। आज मुझे इंग्लिश पढ़ने का बिल्कुल में नहीं है, आई डिमूर। Okay, then we have, oh, some more sentences for you to see. So she is very demure and sweet. They wanted to make him the treasure, but he demurred. मना कर दिया, नहीं करना. I demur, I object. The next one. तो बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स है, एक है फ्लॉन्ट और एक है फ्लोट। अच्छा, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं फ्लॉन्ट एंड फ्लोट। अच्छा, दोनों वर्ब्स हैं। फ्लॉन्ट का मतलब होता है बहुत शो ऑफ करना, और फ्लोट का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, डिसोबे कर देना। भाई आपकी मम्मा ने आपको बोला चलो ये काम कर दो, अरे मम्मा आज तो नहीं हो पाएगा, सो यू आर फ्लोटिंग द request made by your mother. And flaunt is simply to show off. Bhai, I have a lot of money. I flaunt it. I have an expensive car. I have some expensive dresses and handbags. I flaunt my money. So, flaunting simply to show off, and float to disregard. दोनों verbs हैं. Okay, then we have two very interesting words, picturesque and grotesque. Now, I don't say that they are essentially negative opposites of each other. अच्छा, एक है इसमें से picturesque और एक है grotesque. तो would you want to take a wild guess and tell me which word means picture is picturesque and which one is grotesque? शायद देख के भी समझ में आ रहा होगा. I guess yes, this is picturesque, this is grotesque. अब मतलब क्या होता है इनका? पिक्चरस्क होता है कोई भी चीज जो थोड़ी अट्रैक्टिव है, जनरली यूज विद प्लेसेस
So, a picturesque village, a picturesque landscape. So, सुंदर है, देखने में attractive है, picturesque है. Grotesque is something that is bizarre, that's strange, that is structured in a way that is not usual or not natural. So, for example, a picturesque. So the painter painted a picturesque portrait, or they did not like the picturesque presentation. So कोई भी चीज जो थोड़ी strange है, थोड़ी सी ugly है, can be technically called grotesque. So association करना से काम आसान होगा. जितना ज्यादा एसोसिएट करोगे उतना जल्दी समझ में आता चला जाएगा. Okay. One more method of enhancing the vocab is this. Again, करेंगे तो हम clustering ही, लेकिन हम थोड़ा smart work करेंगे, थोड़ा सा hard work भी करेंगे. तो despondent let's say एक word है. Again, हम इसमें associate करेंगे, हम इसमें cluster बनाएंगे और हम उसे थोड़ा fun way में learn करेंगे. देखो जैसे despondent है, ये अपनी बड़ी popular emoji है, तुम्हारे फोन से उठाई थी. अगर ये इमोजी मीन्स डिस्पॉन्डेंट, तो व्हाट डू यू थिंक डिस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होगा? डिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है सैड. डिस्पॉन्डेंट एक्चुअली मीन्स सैड. अब हाईलाइटेड रेड कलर को देखो. सो डिस्पॉन्डेंट मीन्स सैड. अब लर्न करना है, डिस्पॉन्डेंट सैड है तो क्या करा, हमने जब सिनोनिम्स की लिस्ट बनाई तो हमने उसे थोड़ा सा अच्छी तरह अरेंज कर लिया. सैड था इसका मतलब, तो तीन ऐसे सिनोनिम उठा लिए जिनमें स्पेलिंग मुझे काम आ जाती. तो एस फॉर सॉरोफुल, अनहैप्पी, डी फॉर डिप्रेस्ड या डाउनकास्ट या डोलफुल या डिजेक्टेड. सब का मतलब क्या हो गया? डिस्पॉन्डेंट यानी कि सैड. तो क्या लर्न किया? सैड, सॉरोफुल, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, डाउनकास्ट, डोलफुल, डिजेक्टेड. जो अच्छा लगे वो हमने पढ़ लिया, बट हमने लर्न क्या किया? डिस्पॉन्डेंट मीन्स सैड. अच्छा, डिस्पॉन्डेंट ऑल्सो मीन्स ग्लम. अब देखो इसे, ग्लूमी, लुगुब्रियस, अपसेट, मोरोज, मेलंकॉलिक. तो भाई हमने दो सिनोनिम लर्न करे, एक लर्न करा सैड और एक लर्न कर लिया ग्लम. सबका पहला पहला लेटर उठा लिया तो लर्न कर लिया डिस्पॉन्डेंट सैड, डिस्पॉन्डेंट ग्लम. ग्लम को इलेबोरेट कर लिया, एक्सपैंड कर लिया. तो जी फॉर ग्लूमी, एल फॉर लुगुब्रियस, यू फॉर अपसेट, एम फॉर मोरोज, एम फॉर मेलंकॉलिक. भाई ऐसे करके हमने लर्न कर लिया. तो एसोसिएट करा, थोड़ी सी मेहनत करी, सिनोनिम्स को बस रैंडमली लिखने के बजाय ढूंढ लिया अगर कोई वर्ड बन सकता है, कोई पैटर्न बन सकता है क्या. वरना एक अच्छा तरीका यही है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सिनोनिम को लर्न करा, अपने आप एक एक्रोनिम बनाया और उससे लर्न कर डाला. भाई शुरू में मेहनत जरूर है, लेकिन लर्न करके भूल जाने से तो बहुत बेटर है कि हम लर्न करें और उसको रिटेन करें. अच्छा, इसमें रिविजन लगता है. बार बार आओ, रिवाइज करो, उसको बार बार पढ़ो, कैसे याद नहीं होगा. एंड आई थिंक लास्ट वर्ड आज का हम देख रहे हैं, विच इज दिस, एनिमोसिटी. पिक्चर देखो, अब एसोसिएट करो. अगर एनिमोसिटी ये वाला इमोजी है, तो एनिमोसिटी का मतलब क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली राइट. एनिमोसिटी का मतलब होता है हेट्रेड. अब देखो, करा क्या, सिनोनिम्स तो उठा के लिखे, साथ में उसकी एक्रोनिम बना ली और उसी से लर्न कर डाला. जैसे हेट्रेड, एक्रोनिम है हेट्रेड. एच फॉर हेट्रेड, ए फॉर एंटीपैथी, एवर्जन, एक्रिमोनी, जो वर्ड अच्छा लगे वो उठा के लिख लो और लर्न कर लो. एच फॉर हॉस्टिलिटी, आर फॉर रैंकर या रिजेंटमेंट या एनिमिटी या डिसलाइक या डिटेस्टेशन. भाई लर्न करना है, मुझे समझना है, मुझे रिटेन करना है वर्ड, तो कोई तरीका तो लगेगा. अब कोई जादू की छड़ी तो मिलने वाली नहीं अपने को कि भाई घुमाया या घोल के डाला, सुबह उठ के पी लिया और हो जाएगा. नहीं, वोकैबुलरी एनहांस करने के लिए लगता है एफर्ट, एंड दिस इज दैट एफर्ट. अब देखो, एक तरीका है आप सिर्फ लिस्ट उठाओ और उसे पढ़ लो, बट द चांसेस आर कि वो रिटेंशन नहीं होगा. इमेजिन आप 10 वर्ड रोज उठा के पढ़ लो. लेट्स से एसिड मीन्स दिस, or maybe acquiesce means this, या maybe enmity means this, rancor means this. या फिर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, बजाय लॉन्ग लिस्ट को बैठ के लर्न करने के और उसमें से आधी चीज़ों को भूल जाने के, थोड़ा सा मेहनत कि हमने क्लस्टर्स पे काम कर लिया, हमने उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लिया, हमने रूट मेथड के थ्रू लर्न कर लिया. दिस इज अपार्ट फ्रॉम रीडिंग दैट वी कैन डू टू एनहांस आवर वोकैब. तो हम अगर ये सारा एफर्ट डालेंगे ना, तो अपने आप चीज़ें
ट्रैक पे आ जाएंगी। और अगेन इसके बाद रिविजन, उसको सेंटेंस में यूज़ करना, प्रॉब्लली उसके फ्लैश कार्ड्स बना लेना। तो फ्लैश कार्ड कैसे होता है, आपने पेज के कुछ चार पीसेस निकाले, आगे लिख दिया वर्ड, पीछे उसके सिनोनिम्स एंड एक दो सेंटेंस लिख दिए। अब आपने क्या करा, लेट्स से आपने अपने फ्लैश कार्ड्स का स्टाक लगा लिया, किसी भी टाइम रैंडमली दो फ्लैश कार्ड निकाले, वर्ड देखा क्या मतलब था, जैसे ही डाउट हो पीछे मुड़ के उसका मीनिंग देख लो। Maybe you can give these flashcards to your mom every once in a while, or maybe to your friends, and ask them to ask you the meaning of these words. So, see, थोड़ा सा हार्ड वर्क है, मगर इंटरेस्टिंग बहुत है प्रोसेस। एंड यू नो व्हाट, बेस्ट थिंग अबाउट एनहांसिंग अ वोकैबुलरी इज, आप एक लैंग्वेज को एनहांस कर रहे हो। एंड जितना ज़्यादा इसको एनहांस करोगे उतना आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, है ना? कमाल की बात। So with this, I come to the end of this session. वोकैबुलरी पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो, खूब रिवाइज करो, वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करो, ट्रिक्स लगाओ, मजेदार बनाओ, रेडिकुलस बनाओ। जितना ज्यादा रेडिकुलस बनाओगे ना उस वर्ड के मीनिंग को, या एसोसिएट करोगे, उतना ज्यादा वो वर्ड रिमेंबर कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे। सो आई गेस keep learning, keep enjoying, stay tuned, and we will be back with more. Take care. Bye bye.